MQM पाकिस्तान, BSP, फारूक सत्तार, मुत्तहदा के तीनों धड़े रीयूनाइट हो चुके हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो वही मुझे लग रहा है कि वही जो आदत उनकी पुरानी थी वो उन्होंने रिपीट की है। कल तक वो रॉ के एजेंट थे और अल्ताफ़ हुसैन की बाकियात थी, आज उनको लीडर मान लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, लेकिन इस वक्त तो वो पोजीशन उनकी नहीं है। तो इकट्ठा होना मजबूरी थी, लेकिन एक यू टर्न था और मेयर और ये जो KMC है इसके इतने वसी इख्तियारात हैं, तो जो हुकूमत के पास तो जो टेंडर के पैसे आते हैं वो अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितना मार्कअप लोग कमा रहे हैं। अगर आप काम करना चाहें तो काम करने से तो आपको रोक ही कोई नहीं सकता। आपको पता है कि सफारी पार्क से तो सारे दरख्त ही काट के ले गए, अरबों रुपए की कॉस्ट के ऊपर वो वहाँ से उजड़ चुकी हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे गई हैं। जो अगर कोई प्रॉपर मेयर आए और वो 1 सेकंड में चीज़ों को ठीक कर सकता है, साफ नज़र आएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके पास KMC के पास पैसा बहुत है मेरे भाई, ये मैं आपको बता दूँ। आप ज़रा बजट तो देखें, आप ये तो देखें कि KMC के पास कहाँ से पैसा इकट्ठा करने का इख्तियार है। आप लोगों के ऊपर पैसे खा रहे हैं और बल्कि के इलेक्ट्रिक के बिल में आपने लोगों को पैसे लगा के भेज दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून और तज्ज़िया निगार बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। सर, सबसे पहले बताएं कि आप कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आप ठीक हैं, खैरियत से? सर अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो वेरी मच। सर मुझे ये बताइए कि MQM पाकिस्तान, BSP, फारूक सत्तार, मुत्तहदा के तीनों धड़े रीयूनाइट हो चुके हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं देखिए इसके अंदर 3 बातें करने वाली। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा जो किया है इसका क्रेडिट जो है, जो ताज है, वो जाता है गवर्नर सिंध के सर के ऊपर, कामरान टिसोरी। व्हाट अ कॉन्सिलेटरी पॉलिटिशियन, और मैं कॉन्सिलेशन के बड़े हक में हूँ। मैं समझता हूँ कि कॉन्सिलेशन और रिकॉन्सिलेशन सियासत में बड़ी लाजमी है, लेकिन MQM की आदत से मजबूर है। हमें याद है उनके जब कायद अल्ताफ़ हुसैन होते थे तो रिज़ाइन आता था 8:05 पे, और 8:08 पर वो रिज़ाइन जो है वो भरपूर एहतजाज पे वापस ले लिया जाता था। तो वही मुझे लग रहा है कि वही जो आदत उनकी पुरानी थी वो उन्होंने रिपीट की है। कल तक वो रॉ के एजेंट थे और अल्ताफ़ हुसैन की बाकियात थी, आज उनको लीडर मान लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। इसी तरह फारूक सत्तार साहब अपनी अना के चक्कर में और अपने आप को लीडर साबित करने के लिए उन्होंने बहादुराबाद बनाया। किसी को कहीं से कोई लिफ्ट नहीं मिली। अब वो हर तरह से कोशिश कर ली, डिलिमिटेशन की पिटीशन भी कर ली, कोवरेंटोस की पिटीशंस भी कर ली, तमाम करके देख लिया। फाइनली 15 को इलेक्शंस तो हो रहे हैं और मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्टोरल फेलियर नज़र आ रहा है MQM को। और आपको याद होगा जो आखिरी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसमें कोई 65% वोट MQM को पड़ा था। तो इस वक्त और वसीम अख्तर फिर मेयर बने थे, लेकिन इस वक्त तो वो पोजीशन उनकी नहीं है। तो इकट्ठा होना मजबूरी थी, लेकिन एक यू टर्न था जो शायद लोगों को सरप्राइजिंग लगे। मुझे सरप्राइजिंग नहीं लग रहा। टू एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वो अपनी आदत से मजबूर है। सर, आप एक ज़बरदस्त तज्ज़िया निगार है, तो आपको क्या लगता है कि बरोज़ इतवार 15 जनवरी को कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या वो कामयाब होंगे? जी बिल्कुल। अब तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए इस्लामाबाद में आपने देखा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन रेडी नहीं था, तो वो इंतखाबात नहीं हुए। यहाँ पर पोजीशन ज़रा डिफरेंट है। इस तरह से डिफरेंट है कि इलेक्शन कमीशन भी 3 दफ़ा पोस्टपोन कर चुका है, अब 15 को कराना चाहता है। पीपल्स पार्टी, हाँ, आगे तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम भी पोस्टपोन करना चाहते हैं और MQM की बात मानना चाहते हैं। अंदर खाते तो दे आर वेरी हैप्पी कि इस वक्त जो मूड है और जो स्विंग है, क्योंकि उन्होंने PTI का नहीं, उन्होंने तो MQM का वोट तोड़ना है, तो वो भी बड़े खुश हैं कि ये इलेक्शन हो जाए और कोर्टों के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सक्सेसिव फैसले हैं कि इलेक्शंस करा दिए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी पार्टी इस मरतबा बल्दियाती इंतखाबात जीत जाती है तो उसका जो मेयर होगा उसके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे? देखिए तमाम इख्तियारात जो हैं वो स्केड्यूल जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का उसके अंदर मौजूद हैं, और मेयर और ये जो KMC है इसके इतने वसी इख्तियारात हैं कि जो शायद हम जिनको सोच भी नहीं सकते। फुटपाथ की रिपेयर से लेके रोडों की रिपेयर तक और तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क तक, उसके बाद पार्क्स तक, अम्यूज़मेंट
पार्क्स तक, पार्किंग के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर तो पार्किंग, नो पार्किंग इन्होंने बनानी है, सब कुछ तो इन्होंने करना है। तो वो जो फंक्शंस हैं, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आप मुझे ये बात आप बताएं, आप भी शहर में रहते हैं, जब आप कहीं पे पार्क करते हैं और KMC की चार्ज पार्किंग होती है तो वो आपको कभी रसीद देता है? वो जब तक आप मांगे नहीं कभी आपको रसीद नहीं देगा, वो ठेकेदारों के हाथों में दिए हुए हैं। तो जो हुकूमत के पास तो जो टेंडर के पैसे आते हैं वो अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितना मार्कअप लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो मार्कअप इतना ज़्यादा होता नहीं है, उसमें से कुछ मार्कअप जो है वो किसी और जगह पर भी पहुंचता है। और असल मसला जो है KMC का वो सारे का सारा ये है, अगर आप काम करना चाहें तो काम करने से तो आपको रोक ही कोई नहीं सकता। और ख़ास तौर पर ये जो तज़ीनो आराइश जिसको हम कहते हैं, ये जो रेनोवेशन है शहर की, एडवर्टाइजिंग बोर्ड से लेकर और प्लांट्स जो है वो और ट्रीज़ लगाने तक, वो सारा कुछ KMC के पास है। बट ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स KMC के आए हैं। इवन ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर एक पॉलिटिकल आए थे उनके दौर में आपको पता है कि सफारी पार्क से तो सारे दरख्त ही काट के ले गए, और वहाँ की जो चीज़ें हैं जो बड़ी इंस्टॉल हुई थी अरबों रुपए की कॉस्ट के ऊपर, वो वहाँ से उजड़ चुकी हैं, वहाँ से उखड़ चुकी हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे गई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, वो इख्तियारात हैं KMC के, जो अगर कोई प्रॉपर मेयर आए और वो 1 सेकंड में चीज़ों को ठीक कर सकता है, साफ नज़र आएगी। सर आप एक बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका बेहतरीन हल क्या है? किस तरह ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं? अगर कोई कराची से मेयर बनता है तो वो किस तरह इस पूरी सिचुएशन को, इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को इंडोर्स नहीं करना चाहता, मगर कुछ पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, उनमें ख़ास तौर पे एक ऐसे हैं जिनके पास किसी हद तक गेम प्लान मौजूद है। वो ये बातें कह रहे होते हैं कि अगर मैं मेयर बनूंगा मैं इस चीज़ को ठीक करूंगा, इस चीज़ को ठीक करूंगा, इस चीज़ को ठीक करूंगा। कौन कहते हैं वैसे? ये मैं आई डोंट वांट टू इंडोर्स हिम, बट हम जानते हैं कि वो आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है करोड़ों रुपए उनकी स्पेंडिंग हो रही है और हर दूसरा स्पॉन्सर्ड ऐड उन्हीं का होता है। और वो जो उनकी जो बेसिक जो एक मजहबी आइडियोलॉजी है वो उससे आगे आके डेवलपमेंट की तरफ आ चुके हैं। तो आइडियोलॉजी वो अपनी मजहबी तो पीछे छोड़ रहे हैं, अब तो वो अपनी डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी की तरफ आ गए हैं। सर तो आप समझते हैं कि किसी पार्टी को इतनी हद तक, भले कोई भी पार्टी हो, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, वो एडवर्टीजमेंट पर इतना पैसा लगा रही है, तो ये ठीक है एक तरीके से? आप समझते हैं कानूनी तौर पे गलत है, इसकी पेनल्टीज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के अंदर तो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बस स्पेंडिंग के ऊपर। यहाँ पर आज तक कोई हुआ ही नहीं। परसों मैं देख रहा था, अलीम खान का इंटरव्यू चल रहा था और वो कह रहे थे मैंने 25 करोड़ रुपए दे दिए जलसे के लिए। भाई आपने किस तरह 25 करोड़ रुपए दे दिए? कैंपेन फाइनेंस के ऊपर लिमिट्स इन्वॉल्व हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पे वो जो हम AML लॉज में फंसे हुए थे, उसकी एक वजह भी यही है कि एक इनफॉर्मल सिस्टम चल रहा है और ECP की इस वक्त ये कैपेसिटी नहीं है कि वो चेक कर सके कि ये जमात इस्लामी का इश्तिहार चल रहा है, मैं देखूँ कि ये फेसबुक पे किसने स्पॉन्सर किया और फिर उस बंदे का लिंक पकड़ूँ कि इसका कहीं उस पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं है। तो ये कम्प्लीटली इलीगल है कैंपेन फाइनेंस को जो है एक्सीड करना। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन में ये होता है, उसी तरह इस वक्त ये हमारे बल्दियाती इलेक्शन में भी हो रहा है। और आपका सिर्फ सवाल पे वापस आते हुए मैं सिर्फ एक बात उसमें ये ऐड करूं कि आप कह रहे थे कि वो मेयर ठीक कैसे करेगा। जिस मेयर के पास ये सेंस ऑफ पर्पस हो, देखें मेरा एक सेंस ऑफ पर्पस है, मैं कहता हूँ कि यार 2 तलवार जो है वो बिल्कुल रफ एंड अप हुआ है, मुझे उसके ऊपर जो है वो मुझे उसकी रेनोवेशन करनी है। अब मैं कर रहा हूँ, लेट्स से कि मेरा उसके ऊपर DHA आ गया, CBC आ गया, उन्होंने कहा ये आपका इख्तियार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अदालत में जाके वो स्टे हो जाएगा ना, एट मोस्ट ये हो जाएगा, कोई फिजिकली तो मुझे रिस्ट्रेन नहीं करेगा काम करने से। तो एक ऐसा मेयर जिसके पास सेंस ऑफ पर्पस हो और वो काम करता जाए, हो सकता है 10 में से 3 काम सिस्टम रोके, लेकिन 7 काम वो करेगा भी तो सही। और मुस्तफ़ा कमाल ने अभी बड़ा यूटर्न लिया है, उसकी किसी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता कि वो जिनको रॉ एजेंट और रॉ एजेंट की बाकियात कहते थे, आज उनको लीडर मान के उनके जो है ना वो बिल्कुल साथ बैठे हुए होते हैं। और इन्हीं के ख़िलाफ़ एक दफ़ा वो पहले पटिशन भी लेके जा चुके हैं कि मुझे चीफ़ ऑफिसर ऑफ कचरा कराची लगाया जाए। शायद आप, मुझे नहीं पता आपके पास वो पटिशन है या नहीं, वो पटिशन की कॉपी भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो वो अब साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वो जिस वक्त मेयर था तो उसने काम तो किया था, और नेमतुल्लाह खान उससे पहले मेयर था, उसने भी काम किया था। उसके बाद एक मुसलसल तंजली आई है। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई मेयर काम करना चाहे तो मेयर के काम इतने
कॉस्मेटिक होते हैं कि वो सामने नज़र बिल्कुल आपके सामने नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका असल काम ही यही है, उसने चिड़ियाघर को बेहतर करना है। आप क्या बाकी दुनिया में चिड़ियाघर इस लेवल के रह गए हैं जो आपने रखे हुए हैं? एंटरटेनमेंट की दुनिया वहाँ पे बनी हुई है, ट्रेंड हाथी हैं, ज़बरदस्त किस्म के वहाँ साइंसदान होते हैं, ट्रेंड एलिगेटर्स हैं, अब तो आपके इंटरेक्शन जानवरों से कराए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके पास, KMC के पास पैसा बहुत है मेरे भाई। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो कहते हैं ना पैसा नहीं है, एब्सोल्यूट एंड अटर नॉनसेंस। आप ज़रा बजट तो देखें, आप ये तो देखें कि KMC के पास कहाँ से पैसा इकट्ठा करने का इख्तियार है। वो चार्ज पार्किंग से लेके, पार्क्स की एंट्री से लेके, कमर्शलाइजेशन फ़ी से लेके, बेटरमेंट चार्जेस तक, हर तरफ से तो आप लोगों के ऊपर पैसे खा रहे हैं। और बल्कि के इलेक्ट्रिक के बिल में आपने लोगों को पैसे लगा के भेज दिए। तो पैसा तो बहुत है, अगर वो खर्च करने पे आए, वी कैन रियली ट्रांसफॉर्म कराची किसी ज़माने में, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि कराची किसी ज़माने में दुबई होता था, इन द सेंस कि यहाँ पे तो कोई पोर्ट ही नहीं था। जिसने ये जो हमारी PIE है इसको ओरिएंट एयरवेज कहते हैं, इस वजह से थे कि जिसने ओरिएंट जाना होता था, चाइना जाता था, जापान जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो हमारे पास से होके जाता था। लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से आप आज देखें कि रीजन के अंदर आपने पाकिस्तानी शहरों को, तो हम बाद में आए कि लाहौर हमसे बेहतर जो है वो मार्केट बन चुका है ट्रेड के लिहाज से, सियालकोट हमें बीट कर रहा है, लेकिन रीजन के अंदर दोहा हमें बीट कर गया है, दुबई हमें बीट कर गया, इवन मनामा जिसका किसी ने सोचा नहीं था वो हमें बीट कर गया है। तो अब ये वक्त है सोचने का कि इतना प्यारा कोस्टल सिटी जिसके पास इतना बड़ा, इतना अच्छा इकोलॉजिकल सिस्टम हो, उसका हमने क्या हाल करके रख दिया। सर एक बड़ा आसान सा सवाल, आप बरोज़ इतवार 15 जनवरी को एक कौन सी पार्टी का वोट कास्ट करने जा रहे हैं? देखें, जनरली स्पीकिंग मैंने आपसे कहा मैं किसी कैंडिडेट को इंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा, और वो मेरा मैसेज है तमाम कराची के लोगों को कि इसको इग्नोर मत करिएगा। आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 5 के ज़रिए कि आपने जाके वोट डालना है। आप कराची को निकल के वोट डालेंगे तो ही आपके पास राइट है कि कंप्लेन करें कि मेरी गाड़ी जो है वो खड्डे में पड़ी है, वरना अदरवाइज आप पूरे के पूरे भी खड्डे में गिर जाएं, वोट नहीं डाला था, यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। और कराची की सियासत इस वक्त बड़ी दिलचस्प चल रही है, बट अगर मैं पंजाब की सियासत की बात करूं तो पंजाब की सियासत में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी का आलम है। और आज सुबह तक परवेज़ इलाही छाए हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो इस पूरे पंजाब को देखते हुए, आज का जो फैसला हुआ उसको देखते हुए, परवेज़ इलाही साहब को देखते हुए, पंजाब की जो सियासत है जो बड़ी दिलचस्प है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? मैं तो समझता हूँ बड़ी सिंपली कि परवेज़ इलाही जीत गया। ये कल रात को मैं एक टॉक शो में था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि अदरवाइज़ वो असेंबली का सेशन ही नहीं बुलाते, तो 186 वोट्स तो उन्होंने कर दिए हैं। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ये PTI की बहुत बड़ी सियासी, आइनी और कानूनी गलती होगी। उसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1 तो ये है कि जब आप आर्टिकल 2 to 4 देखते हैं तो उसमें जनरल इलेक्शन की बात है। अगर किसी सूबाई असेंबली में वो असेंबली टूटती है तो सिर्फ उस सूबे में इलेक्शन होंगे। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो पूरे मुल्क में होगा। दूसरी बात यह है कि जब केयर टेकर्स अपॉइंट होंगे असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद, तो फेडरेशन में तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रहेगी। एक ऐसी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इलेक्शन लड़ना बजाय इसके कि वहाँ पे भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो, ये एक दूसरी जो है वो एक अहमकाना स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि PTI की होगी। तीसरी ये है कि फिर आपको पता है अपोजिशन हुकूमत आपस में बात तो नहीं कर पा रहे। केयर टेकर फिर पंजाब में किसने अपॉइंट करना है? वो केयर टेकर और KP में वो अपॉइंट करना है। फिर अल्टीमेटली जब इनकी आपस में नहीं बनेगी तो वो 224A के तहत अपॉइंट करना है इलेक्शन कमीशन ने। आपको पता है कि क्या तासुरात और क्या तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के बारे में हैं। और ख़ान साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो तो हम एक, आपका ज़ाहिर है एक फैमिली चैनल है, हम तो वो लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कर सकते। तो ये फिर जब वो इलेक्शन कमिश्नर एक चीफ मिनिस्टर लगाएगा तो इन हालात के अंदर PTI के पास स्ट्रीट पावर है, वो बहुत पॉपुलर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्या इन हालात के तहत और फिर जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हों, क्या PTI जो है वो कोई इलेक्टोरल कामयाबी ला सकेगी? मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो असेंबली डिज़ोल्व करने का फ़ैसला हुआ है, ये मैं इसको ठीक नहीं समझता। दूसरा मेरा इसके ऊपर एक और भी चीज़ है कि अभी जो तस्वीर हमारे साथ शेयर हुई है और ट्विटर पे बेतहाशा चल रही है, वो तो है परवेज़ इलाही ने साइन किया हुआ है कागज़ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का, वो लेटर हेड पे नहीं है। अब अगर तो वो सेक्रेटेरिएट से मूव हुआ
फिर तो गवर्नर बाउंड है 48 आवर्स में, जैसे ही गवर्नर को रिसीव होगी या वो 48 घंटे में असेंबली तोड़ेगा आर्टिकल 105 के तहत, या 48 घंटे में वो खुद ब खुद टूटेगी। ये राइट है चीफ मिनिस्टर का। अब वो पहुंचने के लिए उसको फॉरवर्ड करवाना है सेक्रेटेरिएट से। वो कब होता है ये देखने वाली बात है, और मुझे पता है कि मेरी प्रेडिक्शन शायद यहाँ पे गलत हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैं परवेज़ इलाही को जानता हूँ अभी ये सेक्रेटेरिएट से समरी मूव होने में भी शायद 1 या 2 दिन लग जाएं, क्योंकि किसी को खान साहब के अलावा किसी को ये जल्दी नहीं है कि इस असेंबली को तहलील किया जाए। यहाँ पर कोई, मैं आखिरी बात, यहाँ पर कोई काउंसलर की सीट तो छोड़ें, यहाँ कोई पियोन की सीट नहीं छोड़ता मेरे भाई। तो MPs जो हैं वो क्यों पसंद करेंगे कि 1 साल उनका रहता हो और वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएं? इतने पैसे इलेक्शन में लगते हैं, और एडवाइज़र्स, मिनिस्टर्स और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर क्यों वो ये फ़ैसला करेगा कि मैं अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? तो मुझे अभी भी अगर इम्पॉसिबिलिटी नहीं लग रही तो कम से कम मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि असेंबली डिज़ोल्व होने में अभी कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। जी सर, बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ मैं आपकी बात से, और ये तो वक्त बताएगा कि जनाब पंजाब के अंदर क्या होगा। बट हमें देखना यह है कि इतवार को 15 जनवरी को कराची की सियासत और बल्दियाती इंतखाबात किस नताइज पर पहुँचेंगे। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने स्केड्यूल में से वक्त निकाला और आप बोल न्यूज़ के साथ यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे। सर थैंक यू सो मच, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का बड़ा नाम, माहिर कानून ज़बरदस्त और तजिया निगार मौजूद हैं, अली ताहिर साहब। इनसे हमने बात की, मुख्तलिफ सवालात थे मुझे बैरिस्टर अली ताहिर साहब से करने थे, वो मैंने किए, और जो इनके जवाबात थे, जो इनका तजिया था, वो आप तक पहुँचाना अब बहुत ज़रूरी था। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इंटरव्यू, ये जवाबात, ये सेशन, ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जनाब आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए ज़बरदस्त दिलचस्प टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ, नई जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।